गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर मुकुल पिंगराज, कॉमर्स फैकल्टी, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन जमशेदपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं आज आप लोगों को बीकॉम सेमेस्टर 3 और जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन और टॉपिक है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन के अर्थ, विशेषताएं, सिद्धांत, इसके लाभ एवं हानि। आज जो है हम देखेंगे कि प्रबंध के अंतर्गत ये दूसरा इसका मुख्य कार्य जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम इसका जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, तो इस ढांचे को दो भागों में देख करके हम लोग देखते हैं। एक है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आज मैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन के बारे में बतलाऊंगी। संगठन ढांचा के अंतर्गत औपचारिक संगठन का मतलब, उसका तात्पर्य है कि संस्था के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों या कर्मचारियों के बीच संबंधों को निश्चित करना। कहने का मतलब ये हुआ कि संगठन के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के कर्तव्य, अधिकारों और संबंधों को स्पष्ट करना, स्पष्ट निर्धारित करना, उसको बतलाना या उसको परिभाषित करना ही आपका औपचारिक संगठन कहलाता है। ताकि इसके द्वारा ये स्पष्ट हो सकेगा कि कौन उसके ऑफिसर्स हैं, कौन अधिकारी हैं, उस अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन से अधीनस्थ होंगे, और इस तरह से ये एक तरह से नियमों और कार्यविधियों के आधार पर ही ये संगठन ढांचा को बनाया जाता है। इस संबंध में चेस्टर बर्नार्ड जो है अपने शब्दों को इस तरह से कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती है, तब उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। An organization is formal when the activities of two or more persons are consciously coordinated toward a common objective। तो इस तरह से ये अपने विचारों को प्रकट करते हैं और इस तरह से इसके आधार पर इसके मुख्य जो विशेषताएं हैं उनको हम इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर यह है कि यह जानबूझकर स्थापित किया जाता है। इट इज डिलिबरेटली क्रिएटेड, अर्थात कि जानबूझकर मतलब ये हुआ कि सबों की क्या अधिकार है, कर्तव्य है, उनको क्या करना है, ये सबों को मालूम होता है। अर्थात कि जानबूझकर, अर्थात जो इसे अनजाने रहते हैं, जिनको ये अधिकार से अवगत नहीं रहते हैं, तो ये विशेषता उसकी नहीं होती, सबको जानना चाहिए। नंबर 2 है, यह नियमों एवं कार्यविधियों पर आधारित होता है। इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीड्योर। ये अर्थात कि जो भी इनके नियम और कार्यविधि होती हैं तो पहले से ही बना रहता है, और इनको जो भी नियम होते हैं तो संस्था के सभी कर्मचारियों को इसको पालन करना बहुत जरूरी होता है। नंबर 3, यह अव्यक्तिगत होता है। इट इज इम्पर्सनल। कहने का मतलब यह कि यह व्यक्ति विशेष पर ही लेकर के नहीं बनाया जाता कि इसी व्यक्ति के अनुसार से होना चाहिए। यह जो है अव्यक्तिगत होता है, अर्थात कि ये सभी व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है। इसलिए सभी व्यक्तियों को जो इस संस्था के अंतर्गत डिसिप्लिन है, अनुशासन है, तो उन अनुशासन को पालन करते हुए अपने कामों को करना चाहिए ताकि संस्था के जो भी उद्देश्य है तो उसको वो प्राप्त कर सके। चौथा है ऑथोरिटी, अधिकार जो है, जैसे मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, तो तीनों लेवल से ही अधिकार और दायित्व जो वो संबंधित होते हैं, और ये अधिकार दायित्व जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। जो फर्स्ट लेवल के जो अधिकार दायित्व है, तो वही अधिकारी जो सेकंड लेवल वाले को अपने अथॉरिटी को डेलीगेट करेंगे, सेकंड वाले थर्ड को करेंगे, और थर्ड वाले जो है अर्थात लोअर लेवल वाले जो अधिकारी हैं तो वे अपने कर्मचारियों को पदस्थ और उनको बतलाते हैं। पांचवा ये है, ये कार्य विभाजन पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क।
संगठन में कोई भी काम जो है अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए कामों का बंटवारा हो जाता है ताकि सभी काम जो है सहूलियत पूर्वक हो सके। छठवां, परिभाषित आपसी संबंध, डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। समूहों के संबंध जो स्पष्ट रहते हैं और ये पता रहता है कि किसको क्या काम करना है और तथा उनके कामों को किस तरह से करना है। सातवां है, ये अधिक स्थिर होता है अर्थात कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ढांचा होता है तो उसके अंतर व्यक्तियों की इच्छाओं एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाता है, यह बिल्कुल स्थिर रहता है क्योंकि ये संस्था के लिए व्यक्ति बना है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बना है। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन के क्या क्या सिद्धांत है। नंबर 1, कार्य विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क, ये हमने आपको स्पष्ट कर दिए कि कार्य के विभाजन के द्वारा होता है। नंबर 2, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल, अर्थात नियंत्रण भी आप देखते हैं कि ये अधिकार जो होते हैं वह ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो इस तरह से जो नियंत्रण का विस्तार का इसका मतलब ही होता है कि एक अधिकारी के अंतर्गत जो है कम से कम अधिकारी एक इस सिद्धांत के अनुसार एक अधिकारी के नीचे कम से कम 5 या 6 व्यक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा है आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, अर्थात कि एकता ही होनी चाहिए। जो भी हो रहे हैं संगठन में जो भी आदेश दिया जा रहा है तो उसमें बदलाहट नहीं होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल सिमिलरिटी होनी चाहिए। चौथा है सोपानिक सिद्धांत, स्केलर प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में काम करने वाले सभी व्यक्ति ऊपर से नीचे एक क्रम श्रृंखला में एक दूसरे से बंधे हुए रहना चाहिए। जैसे सबसे पहले संचालक मंडल और उसके बाद मुख्य प्रबंध, फिर विभागीय प्रबंध, फिर पर्यवेक्षक, फॉरमैन और सबसे अंत में श्रमिक वर्ग आते हैं। अब इसके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लाभ है। नंबर 1 है विशिष्टीकरण संभव, स्पेशलाइजेशन पॉसिबल। जैसे इसको हम बताए हैं कि व्यक्ति जो है एक काम कार्यों का विभाजन होता है, इससे सभी व्यक्ति एक कार्य को करते रहते हैं और ये कार्य जो है एक दूसरे से बंधे रहते हैं, संबंधित होते हैं। तो जो ये एक काम को करते हैं व्यक्ति, तो उन कामों को करते करते उनको ये जानकारी प्राप्त हो जाती है और एक तरह से उसमें विशेषज्ञ हो जाते हैं, विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है अधिक समन्वय, औपचारिक संबंध में सबके कार्य अधिकार पहले से निश्चित होते हैं और परिणाम ये होता है या कारण ये होता है कि व्यक्तियों के कार्यों में समन्वय करने की सहूलियत आ जाती है। तीसरा है अच्छे मानवीय संबंध, सभी व्यक्ति अपने अपने अधिकार में ही रहते हैं और अधिकार के अंतर्गत रहते हुए काम करते हैं, तो इसका फल ये होता है कि सबों के बीच में रिलेशन जो है वो अच्छा संबंध हो जाता है। गुड रिलेशन बनाने की ये स्थापित करने में औपचारिक संगठन मदद करता है। चौथा, अकुशल कर्मचारियों को ढूंढने में आसानी, इजी टू फाइंड और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज, सभी कर्मचारियों के अधिकार दायित्व निश्चित होने के कारण जितने भी अकुशल कर्मचारी होते हैं तो उन जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं वो उसमें एक तरह का उनमें रुकावट हो रहा है काम करने में, तो इस तरह के कर्मचारियों को हम अकुशल कर्मचारियों को कहेंगे, तो उनको हम तुरंत जो है इसको पहचान सकते हैं और ये उनको पकड़ सकते हैं और उन्हें जो है हम उत्तरदायी ठहरा सकते हैं क्योंकि वे काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है ढूंढने में आसानी प्राप्त होती है। पांचवा है कार्यों का दोहराव नहीं होता, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क्स, इससे सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से काम चलते रहते हैं और कोई भी कार्य जो है छूट जाने या कोई भी अनावश्यक रूप से कार्य एक से अधिक बार होने की संभावना इसमें नहीं रहती है। छठवां, पक्षपात की संभावना में कमी, लेस चांसेस ऑफ पक्षपात, पर्सनालिटी, नियमों से बंधी व्यवस्था होने के कारण पक्षपात के अवसर भी समाप्त हो जाता था कि एक व्यक्ति को ज्यादा पक्ष देना दूसरे व्यक्ति को छोड़ देना। तो यहाँ जो है इसका सबसे बड़ा जो लाभ होता है तो पक्षपात के अवसर भी खत्म हो जाते हैं। सफल उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी, औपचारिक संगठन के अंतर्गत समन्वय स्थापित होने से सभी भौतिक एवं मानव साधनों का
उचित रूप से और अनुकूलतम रूप से होता है, जिसके कारण संस्था के उद्देश्यों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और 8वां है नियंत्रण में आसानी। चूंकि यहाँ पर कर्मचारियों का जो भी वास्तविक कार्य निष्पादन होता है या इच्छित कार्य जो होते हैं, तो उनका मिलान करके कमी का भी शीघ्र पता लगाया जा सकता है, और जिससे कि इसमें नियंत्रण करने में भी आसानी हो जाती है। तो इस तरह से इसके लाभ हैं। अब इसको हम देखेंगे क्या क्या हानि है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहल क्षमता की कमी, लैक ऑफ इनिशिएटिव। इस संगठन में कर्मचारियों को वैसा ही करना पड़ता है जैसे उनको अधिकार मिलता है, निर्देश मिलता है, मार्ग मिलता है, तो उनको कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिलता है, और न वे अच्छे काम करने के लिए जो है वो नया सृजनात्मक कार्य की वो किसी प्रकार का बात को बोल सकते हैं। नंबर 2 है कर्मचारियों पर अधिकारियों के निरंकुशता का अभाव। प्रेशर और ऑफिसर ऑटोक्रेसी ऑन एम्प्लॉयज। अर्थात कि ये जो अधिकारीगण होते हैं वे कर्मचारियों को अपने मन की इच्छा के अनुसार से या नियमों को पालन करने के लिए सख्ती वो अपनाते हैं। तो हमेशा ये कर्मचारियों में प्रेशर की भावना या हमेशा ही दबाव देखने को मिलता है, और यही कारण है कि उनकी कार्यकुशलता में कमी आ जाती है। तीसरा, काम में देरी, डिले इन वर्क। प्रत्येक कार्य के नियमबद्ध होने के कारण कार्य में जो अनावश्यक देरी हो जाती है। और लास्ट है संबंधों का यंत्रीकरण, मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशंस। विभिन्न व्यक्तियों के संबंधों को परिभाषित करके उन्हें इस प्रकार से एक तरह से जकड़ दिया जाता है, उनको इस तरह से बांध दिया जाता है, तो वो अपना चाहते हैं कि अपने वो जो चाहते हैं या चाहते हुए भी अन्य लोगों को ज्ञान और अनुभव का लाभ नहीं उठाया जा सकता। तो ये सारे इसके डिमेरिट्स हैं।